नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीर एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के वर्ष 2021 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वीडियो 2 पार्ट में होगा दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होता है। पीडीएफ मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आप पीडीएफ से भी वापस रेफर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां शिक्षा के अवसर हर एक बच्चे के लिए उपलब्ध है। आइए डेफिनेशन के रूप में देखते हैं इसको। देखिए, तो समावेशी शिक्षा यानी कि सभी बच्चों को स्कूल जाने सीखने, यहाँ देखिएगा, स्कूल जाने सीखने और अपने जीवन में फलने फूलने के लिए जो भी आवश्यक कौशल, जो भी गुण, जो भी चीज़ें सीखनी होती हैं उनको सीखने का, उनको विकसित करने का उचित मौका देने का सबसे प्रभावी तरीका है। आप समझने का प्रयास करिएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर ही आपकी टिकी हुई है कि हमें हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी जाति, धर्म, रूप, रंग, भाषा कहीं का भी हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उसे शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी दूसरी भाषा का बोलने वाला हो, चाहे किसी दूसरी समुदाय का हो, सामान्य समुदाय से थोड़ा भिन्न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हर एक बच्चे को एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम, एक ही प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं, एक ही प्रकार की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एक ही प्रकार के टीचर और एक ही विद्यालय में और एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए, यानी कि सबके लिए एक, कोई भेदभाव नहीं। तब जाके हर एक बच्चा जो है वही चीज़ें सीख पाएगा जो एक सामान्य बच्चे को उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में बेहतर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, रोजगार करने में मदद करे, ऐसी चीज़ें सीखने में उसे मदद करे। समावेशी शिक्षा क्या है, देखिए हम समझेंगे। यहाँ पे समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ही कक्षा में, यानी एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में सभी बच्चे, मतलब बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी धर्म, जाति, रूप, रंग, भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी धार्मिक मान्यता का रखने वाला हो, बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा। ये सबसे बड़ी एक नींव है आपकी समावेशी शिक्षा की। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा और इनको आप अपने क्वेश्चन में जब भी उत्तर दें तो जरूर से जरूर मेंशन जरूर करें। अब देखिएगा, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि उन समूहों के लिए वास्तविक सीखने के अवसर प्रदान करना। उन समूहों का मतलब यहाँ पे क्या है और वास्तविक अवसर का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर वास्तविक अवसर का मतलब है कि सही में भाई किसी को अगर हम लोग सिखाना चाहते हैं तो सही में उनको सीखने का अवसर देना। तो उन समूहों का मतलब होता है वे लोग जिनको कि आज तक, हम यहाँ पे जैसे पढ़ भी लेते, पहले पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ, जिन्हें पारंपरिक रूप से, देखिएगा यहाँ पे, जिन्हें पारंपरिक रूप से बाहर रखा गया था। किससे रखा गया था? शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने, हाँ, शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने से। इसके अंतर्गत मात्र विकलांग बच्चे नहीं आते, ऐसे बच्चे नहीं आते जो कि शायद हमारे और आपकी तरह स्कूल जाने में असक्षम है, बल्कि वो लोग भी आते हैं, वैसे बच्चे भी आते हैं जो शायद किसी ऐसी भाषा को बोलते हैं जो कि आप बोल सकते हैं माइनॉरिटी में है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अल्पसंख्यक भाषा का बोलने वाला हो, या किसी ऐसी जाति या समुदाय से हो जो देश में बहुत ही कम है, देखने को मिलती है, या एक ऐसी आर्थिक वर्ग से बिलोंग करता हो, एक ऐसे आर्थिक क्षेत्र से हो जो कि अभी तक शिक्षा के प्रसार से, शिक्षा के पहुंच से दूर रह गया हो। तो ऐसा कोई भी हो जिसको अभी तक शिक्षा नहीं मिला है, उनको इसके अंतर्गत SC/ST एरियाज आ सकते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग आ सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जिन लोगों का बहिष्कृत किया गया था आज तक, वे लोग आ सकते हैं। तो इस तरह मतलब हर एक व्यक्ति जो शिक्षा करने योग्य है, शिक्षा ग्रहण करने योग्य है, उसको शिक्षा के अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आप लिखेंगे। और देखिए, ये सारा पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने जितने पॉइंट लिखे ये आपकी समझ के लिए लिखे हैं। इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हों आप एग्जाम में उनको लिखें। समावेशी शिक्षा प्रणाली की खास बात क्या होती है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए अलग अलग परिवेश से, जिनको बोलते हैं बैकग्राउंड का स्टूडेंट आता है आपकी क्लास में, तो वो क्या करता है कि
जब बच्चा अलग अलग जगह से आता है कुछ ना कुछ नया सीख कर आता है, और कुछ ना कुछ वो जो नई चीज़ें अपने साथ लाता है वो क्लास में दूसरों को भी सिखाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब 10 अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, हो सकता है कोई दूसरी भाषा बोलता हो, तो कोई कोई दूसरे व्यवसाय से जुड़े परिवार से आता हो, तो कोई ऐसी जगह से आता हो जहाँ पे बहुत ही मतलब शालीनता से बात, जिनकी आप बोल सकते हैं नैतिक विचार या धार्मिक मूल भाव बहुत अच्छे हो जिनके घर में, ऐसे घरों से आता। तो जब अलग अलग जगहों से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवेश से बच्चे एक ही क्लासरूम में आके पढ़ने लगते हैं, तो इन सारे बच्चों का एक दूसरे के साथ पढ़ने के कारण सामूहिक रूप से विकास होता है। सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य भी है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। क्योंकि जब सभी लोग पढ़ेंगे तो एक साथ कई सारे हुनर एक दूसरे से सीखेंगे, तो आप सोचिए कितने सारे टैलेंट की आप मालिक बनेंगे। दूसरा, आपको फिर अवसर मिलेगा एक साथ सबके साथ सामंजस्य बैठा के बढ़ने का, जिससे कि यही गति अगर बनी रहती है, जब ये लोग मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो सामाजिक स्तर पे भी और आर्थिक स्तर पे भी जब हम लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बढ़ाने में, कहीं ना कहीं हमारे देश को बढ़ाने में ये मदद करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, इसको पूरा कर पाना, इसको वास्तविकता में ला पाना इतना आसान और इतना सरल भी नहीं है। कई सारे अड़चने हैं इसमें। सामाजिक रूढ़िवादिता है, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आर्थिक जो साधनों की आवश्यकता होती है उसकी कमी है, कहीं ना कहीं जो सोच के दृष्टिकोण का भी बहुत बड़ा फर्क है। अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। अभी बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे भेदभाव होता है जाति, धर्म, रूप रंग के आधार पे, जिसके कारण बहुत सारे जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को, हो सकता है दूसरे धर्म समुदाय के लोगों के साथ पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। अभी समावेशी शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षकों की प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग, ऐसे स्कूल, उन स्कूलों में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सुविधाएं जिनसे कि समावेशी शिक्षा को अच्छे से क्रियान्वित किया जा सके, इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराना, ऐसी बहुत सारी और अनगिनत समस्याएं हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब भारत में समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा कर लिया जाएगा, और एक साथ सारा राष्ट्र एक साथ ही आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आप लिख पा रहे होंगे, और इस पॉइंट को अगर आपके 8 नंबर के प्रश्नों में आए तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। माफ करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रियार्ची? पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? देखिए, इट इज ए सोशल सिस्टम इन विच पावर इज हेल्ड बाय मेन थ्रू कल्चरल नॉर्म्स, कस्टम दैट फेवर मेन एंड विथहोल्ड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वीमेन। तो पितृसत्तात्मक, यानी कि पितृसत्तात्मक दो शब्दों से बना है, पितृ प्लस सत्ता, यानी कि पितृ जोड़ सत्ता, यानी कि पिता की सत्ता, पिता का शासन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पिता का शासन मतलब एक एक ढांचे के बारे में बात करें, एक ऐसे सामाजिक ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में जो है आपका घर का, परिवार का, या जो भी निर्णय लेने की स्थिति होती है, जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो पुरुषों के हाथ में। पुरुष आपका हो सकता है आपके पिता हों, पुरुष हो सकता है आपके दादाजी हों, अगर आप अपने मामा के यहाँ रहते हैं तो आपके मामा, आपके नाना हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि घरों में हम इस तरह की स्थिति, अगर आप इसको आर्थिक रूप से देखें तो बिजनेस में आप देखते हैं कि ज़्यादातर अच्छे बिजनेसमैन जो है आदमी होते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं होती। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो भागीदारी है बिजनेस के फील्ड में वो किसकी तरफ है? पुरुषों की तरफ झुका हुआ है। महिलाओं की भागीदारी अभी भी कहीं ना कहीं कम है। मीडिया में आप देखेंगे, मीडिया में इसके अलावा आपका जो बहुत सारे कोई भी प्रोफेशन उसमें आप देखेंगे अभी भी पुरुषों की प्रधानता है महिलाओं की तुलना में कई ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि समाज का जो हमारा संरचना है इसमें कहीं ना कहीं इसमें पुरुषों को प्रधान रूप में दिखाया गया है, पुरुषों को महत्वपूर्ण बनाया गया है, पुरुषों को इस तरह से दिखाया जाता है, उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि पुरुष ही प्रधान है। पुरुषों के अंदर महिलाओं से ज़्यादा गुण होते हैं, उनके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है, पुरुषों के अंदर जो घर की जिम्मेदारी संभालने की या कठिन परिस्थितियों में अच्छा करने की, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है, ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। और इस तरह की रूढ़िवादी सोच, इस तरह की धारणाएं
जो है कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक सोच, धार्मिक मान्यताओं और लंबे समय से कई सालों से जो चली आ रही है ये रूढ़िवादी एक दृष्टिकोण है, उसके कारण ये मजबूत हुआ है। तो ये जो पेट्रियार्ची है ये सिर्फ भारत जैसे देशों में नहीं बल्कि एशिया और एशिया जैसे विश्व के बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था प्रचलन में है। और भारत में तो आप कहीं भी देख सकते हैं, चाहे आप व्यापार में देखें, घरों में देखें, स्कूल में देखें या फिर आप पॉलिटिक्स में देखें, हर जगह आप देखते हैं कि जो प्रमुख स्थान होता है वहाँ कहीं ना कहीं पुरुषों की ही प्रधानता है। ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं है, इसमें काफ़ी बदलाव है, लेकिन अभी भी पुरुषों की ही प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। तो एक ऐसा समाज, एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहाँ पुरुषों की प्रधानता होती है, पुरुष इस बात का निर्णय करने के लिए सक्षम होते हैं या पुरुष ही इस बात का निर्णय करते हैं कि महिलाएं जो हैं क्या करेंगे, किस रोजगार में जाएंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, किस तरह के कपड़े पहनेंगी, उनकी शादी कहाँ होगी, परिवार में जो संपत्ति होती है उसमें बंटवारे में भी पुरुषों को प्रधानता दी जाती है। इसके अलावा जब बात करें हम लोग कि पुरुषों को हमेशा जो है महिलाओं से उच्च और महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, चाहे ये धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे आपके शैक्षणिक स्थान हो, चाहे आपका कोई भी काम हो। आप देख सकते हैं अपने समाज में आसपास में पुरुषों को ज़्यादा महत्वपूर्ण और उच्च स्थान दिया जाता है महिलाओं के तुलना में। और ये जो है एक गलत अवधारणा है, इसको बदलने की आवश्यकता है। तो ये जो सिस्टम होता है, इस तरह का जो सिस्टम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्ची या पितृसत्ता। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इस तरह से लिखें। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश किया है और अगर कुछ मिसिंग है तो आप अपनी तरफ से इसमें जरूर ऐड करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोल ऑफ मीडिया इन जेंडर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि मीडिया जो है किस तरह से जो लिंग अवधारणा है, जेंडर की अवधारणा है, उसको हमको समझाने में, हमको इस बात को बिल्कुल दिमाग में हमारे बैठा देने में कि भाई ये महिला है और ये पुरुष है, इस अवधारणा को समझाने में, इस अवधारणा को पुख्ता करने में, मजबूत करने में किस तरह से मीडिया को अभी हम लोग मास मीडिया बोलेंगे या सारी तरह की मीडिया को समझेंगे कि किस तरह से वो अपनी भूमिका निभाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ 2 नंबर में पूछा गया है, मगर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको 15 नंबर के हिसाब से तैयार करके रखेंगे। 15 नंबर के हिसाब से अगर आप तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके और बहुत ही साधारण तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और आप अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करिए। मैं मेन कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम अपने जीवन में जब भी स्त्री या पुरुष के बारे में सोचते हैं तो ये अवधारणा हमने जो है मतलब पैदा होते ही नहीं सीख ली थी। ये चीज़ें हमने या तो हमें किसी ने सिखाई हैं या ये चीज़ें हमने किसी को देखकर अनुभव किया है। 2 चीज़ें, या तो सीखा है, पढ़ा है या अनुभव किया है। हमें बचपन से जैविक रूप से, प्राकृतिक रूप से ये सोच, ये समझ नहीं दी गई थी। तो आपको पता है वैसे भी कि जेंडर जो होता है, यानी कि जो आपका लिंग की अवधारणा है, ये तो सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा निर्मित अवधारणा है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है। तो ये जो अवधारणा है हमें समाज ने धीरे धीरे सिखाया है, हमें समाज ने ये अनुभव कराया है। तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये पता नहीं होता, इस तरह से हमें धीरे धीरे सिखाया जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। और जेंडर सोशलाइजेशन, लिंग सामाजिकरण की ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें कई सारे प्रमुख कारक होते हैं, जैसे कि घर परिवार, हमारे दोस्त, माता पिता, विद्यालय, इस विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे मित्रगण, हमारे शिक्षक, हमारे बड़े भाई बहन, मतलब बहुत सारे इस तरह के लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो हमें समझाते हैं। उसके अलावा मीडिया, ये सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज के रूप में काम करती है। मीडिया जो है, मास मीडिया बोलेंगे, इसमें आपका टीवी भी आएगा, इसमें न्यूज़पेपर भी आएगा, इसमें आपके इंटरनेट भी आता है, सोशल मीडिया भी आएगा, मतलब हर एक चीज़ जिससे कि आप अपने आसपास में मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, संचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम मास मीडिया कहते हैं। और ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसको हम दिन में हमेशा इससे जुड़े रहते हैं। तो मीडिया जो लिंग की अवधारणा है उसको कुछ इस तरह से प्रस्तुत करता है हमारे सामने कि हम इस बात को समझने लगते हैं, इस बात को मानने लगते हैं
कि टीवी में जो गुण दिखाए जा रहे हैं यही एक स्त्री के गुण होते हैं, और टीवी में, इंटरनेट पे, वीडियोस में, जो भी जहाँ भी आप देख रहे हो मास मीडिया पे, या अखबारों में पढ़ रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो, कॉमिक्स पढ़ रहे हो, या कोई आप पत्रिका पढ़ रहे हो, यहाँ पर जिस तरह से स्त्रियों को या पुरुष को दिखाया जाता है, हम बार बार जब उसको देखते हैं तो हम इससे ये समझने लगते हैं कि यार यही गुण तो होते हैं एक स्त्री के, यार यही गुण तो होते हैं एक पुरुष के। क्योंकि उसमें इतने प्रभावशाली तरीके से दिखाया जाता है मीडिया में कि ये हमारे दिमाग में छप जाता है। आप देखिए हीरो के रोल को किस तरह से दिखाया जाता है कि हीरो एकदम ताकतवर होता है, घर की जिम्मेदारी लेता है, पढ़ने में एकदम अच्छा होता है। महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है, घर की देखभाल करते हुए एक एक कमज़ोर औरत के रूप में दिखाया जाता है, माता या बहन के रूप में दिखाया जाता है, या एक प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से पुरुष के ऊपर आश्रित है, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी मदद के लिए, किसी आप बोलिए कि विलन से अपनी सुरक्षा के लिए भी किसके लिए, किस पे है, हीरो पे डिपेंडेंट है। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि शायद महिला जो है अपनी देखभाल नहीं कर सकती, शायद घर में जो हमारी बहन है, शायद हमारे जो माता जी हैं, पिक्चरों में बात कर रहा हूँ, मास मीडिया के माध्यम से जो निरूपित किया जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है, कि शायद वो अपनी देखभाल नहीं कर पाए। और ये चीज़ें हम जब लगातार बार बार देखते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। आप इस बात को माने या ना माने, आप हमेशा, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाओं को कोई ना कोई एक सहारे की आवश्यकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सही में यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसके लिए हमने कभी जांच तो नहीं की, लेकिन क्योंकि समाज में सोशलाइजिंग एजेंसीज ने, जो कि घर परिवार स्कूल और सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी जो भी है हमारे, जैसे स्कूल हो गया, मास मीडिया, इन्होंने इतनी बार और इतने अलग अलग और इतने प्रभावी तरीके से हमको दिखाया, समझाया और बतलाया है कि हम इस बात को मानने लगे। तो जेंडर की आइडेंटिटी को हमारे सामने पुख्ता करने में, समझाने में, इस बात को हमको समझाने में, सिखाने में टीवी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसको हम थोड़ा सा नकारात्मक बोलेंगे, क्योंकि जो प्रारूपीकरण किया गया है, जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है टीवीज या मास मीडिया के रूप में, वो कहीं ना कहीं पुरुषों की तरफ ज़्यादा झुका है, उनको ज़्यादा एज देता है, हिंदी में बोले तो उनको प्रधानता देता है, उनको उच्च करके दिखाता है, उनको ज़्यादा मेन, मतलब महत्वपूर्ण स्थान देता है, जबकि महिलाओं को उनसे थोड़ा कम और कमतर दिखाकर प्रस्तुत किया जाता। तो इसमें कहीं ना कहीं जेंडर बायस की जो है एक अवधारणा साफ साफ आप देख सकते हैं। तो ये, इससे क्या होता है कि असंतुलन आता है, इन इक्वालिटी की भावना आती है स्त्री और पुरुषों के बीच में। तो आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन थीम आप समझ गए होंगे, और अगर मेन थीम समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन आपका है, आप यहाँ पर 8, 10 या 15 नहीं, 150 नंबर भी ला सकते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों। अच्छा चलिए देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, मैंने बताए हैं आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी कम्युनिटी के कंसेप्ट को समझेंगे। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी जिसको हम समुदाय बोलते हैं। तो समुदाय दोस्तों देखिए ऐसा है कि कोई भी जीवित वस्तु, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो, हम लोगों के जैसे मनुष्य हो, जब हम एक ही स्थान पे रहने लगते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर कुछ समानताएं होती हैं। अब वो समानताएं हो सकता है हम एक तरह की सोच रखते हों, एक तरह के खाना खाते हों, एक तरह की भाषा बोलते हों, एक ही तरह के कपड़े पहनते हो। लड़के लड़की अलग अलग पहनते हैं, लेकिन आपके समाज की जितनी लड़कियां होंगी तकरीबन एक ही जैसे कपड़े पहनती होंगी। कलर वलर की बात नहीं कर रहा हूँ, परिधानों के प्रकार की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप मेन हैं तो आप देखेंगे कि जेंट्स के भी ड्रेसेस एक ही जैसे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समान चीज़ें हमारे बीच में होती हैं। अब ये हम इसको धर्म के रूप में भी देख सकते हैं, हम मूल्यों के रूप में देख सकते हैं, जिनको वैल्यूज़ बोलते हैं। समान टाइप की वैल्यूज़ की, भाई बड़ों का सम्मान करना है, पूजा पाठ करना है, अपने शिक्षा ग्रहण करनी, शिक्षा ग्रहण करके अच्छा नागरिक बनना, ये मूल्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर एक समुदाय की अपनी फिक्स होती हैं, और वही हम समुदाय के सब लोग उसका पालन भी करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें दिखती हैं कि जहाँ एक छोटा समुदाय या फिर एक भूभाग पे रहने वाले लोग एक ही प्रकार की चीज़ों को करते हैं, एक ही तरह की चीज़ों को साझा करते हैं, एक ही तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक ही तरह की चीज़ों को मानते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बोला रहना खाना, भाषा, बोलचाल, रहने का तरीका, शादी विवाह की प्रक्रिया, आपका शिक्षा की प्रक्रिया हो गया,
धर्मों की मान्यताएं हो गई, पूजा पाठ, मतलब ये सारी जब चीज़ें एक ही जैसी होती हैं तो उन सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं समुदाय का हिस्सा, और उस समूह को एक शब्द दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं समुदाय। तो सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो एक समुदाय एक ऐसी आबादी होती है जिसकी जड़ें एक निश्चित स्थान से जुड़ी होती है। जैसे कि मान लीजिए यूपी वाला होगा तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा, उसमें भी अंदर जाए तो गाजीपुर वाला होगा, कोई कोई आपका जौनपुर वाला होगा, कोई बनारस वाला होगा, कोई इलाहाबाद में भी आप जाएंगे तो पूरा इलाहाबाद में भी दो चार भाग मिल जाएंगे आपको। तो ये होता है एक समुदाय। आप देखेंगे इलाहाबाद वालों का सारे इलाहाबाद वालों के बोलने का टोन, रहने का टोन, खान पान एक जैसा होगा। आप उसके भिन्न देखेंगे गोरखपुर वालों का थोड़ा अलग होगा। तो ये आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। अब ये जो समुदाय होता है सिर्फ समाज में नहीं होता, समुदाय का निर्माण जो होता है आपका ये कई स्तरों पे होता है। समुदाय जब बनता है, आप इसको समझिएगा, सरल शब्दों में समझते हैं कि समुदाय एक ऐसी आबादी होती है जिसकी जड़ें एक स्थान पर होती है, हाँ, जहाँ प्रत्येक सदस्य चाहे ना चाहे, जाने अनजाने, दिन प्रतिदिन या कभी कभार ही एक दूसरे से जरूर मिलते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को कैसे भी वो पूरा करते हैं, मतलब एक दूसरे की आवश्यकताओं को जाने अनजाने में ही सही पूरा करते हैं। अब समुदाय जो होता है आपका कई प्रकार का हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ घर पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि समुदाय आपको कई प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला, परिवार भी एक समुदाय है। दूसरा, स्कूल एक समुदाय है। तीसरा, समाज जिसमें हम लोग रहते हैं। कार्यालय जहाँ आप काम करते हैं वो भी एक समुदाय है, वहाँ पे आप सभी लोग एक कंपनी के लिए काम करते हैं, एक कंपनी का हिस्सा है, उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, वहाँ के टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, वहाँ के ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, तो आप अपने ऑफिस के समुदाय में रहते हैं। जब आप एक स्कूल में जाते हैं वहाँ का यूनिफॉर्म होता है, वहाँ का टाइम टेबल होता है, वहाँ के एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, वहाँ का सिलेबस, सारे बच्चे एक ही जैसा फॉलो करते हैं, तो वो भी आपका स्कूल हो गया। स्कूल भी आपका क्या हो गया, एक समुदाय हो गया। अमीर गरीब, ऊंच नीच, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, ये भी एक समुदाय होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से समुदाय बनता है। लेकिन हाँ, समुदाय में मतलब ये थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ये थोड़ा सा वर्ग की ओर जा रहा है, क्लास के ऊपर, तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन समुदाय आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा गया इंडियन वीमेन एंड कल्चर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारांश में लिखना, ये क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो मैंने जो चीज़ें लिखी इसमें आप बहुत सारे पॉइंट बिल्कुल आराम से ऐड कर सकते हैं। मैंने लिखा है कि इन इंडियन कल्चर सिंस एंशियंट टाइम वीमेन्स आर सपोज टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सपोज टू नहीं बोलेंगे, ये तो है ही। महिलाएं हमारे समाज का, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं, जिस प्रकार से हम पुरुष महिलाओं के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा होते हैं, मतलब स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो प्राचीन काल से ही नारी का, अगर हम भारतीय समाज के बारे में बात करें, प्राचीन काल से ही नारियों का बहुत सम्मान होता रहा है, और भारत में तो इन्हें देवियों के रूप में पूजा भी जाता है। लेकिन एक समस्या ये आ गई कि जो धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों पे लागू होती हैं, कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव है, उसको भी जिम्मेदारी जो है, उसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसका झुकाव जो है महिलाओं के ऊपर है। समाज की जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसको फॉलो करना, उसका पालन करना, उसका जिम्मा लेना, ये सारी चीज़ें क्या है, महिलाओं के ऊपर आ गई हैं। आप देखिए इसी कारण पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा माना जाता है कि पुरुष के सामने महिलाएं नहीं खाएंगी। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुषों के समान महिलाओं को भागीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते होंगे कल्चर में हमारे सिखाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ पक्षपात करता, महिलाओं को एक डिसएडवांटेज देता, महिलाओं को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। इससे महिलाओं को जो है नुकसान ही हुआ है। महिलाओं को वो अवसर नहीं मिल पाते जिनकी वो हकदार हैं और जिनके लिए वो सक्षम भी हैं, जो कि पुरुषों को मिल रही शायद उन्हें नहीं मिल पाती। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा देखिए, अब मैं आपको बताऊं, पुरुषों के विपरीत महिलाओं को असफल हुए बिना कई सख्त परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन कर, मतलब ये कि ऐसे जो भी सामाजिक नियम बने, पुरुष हो सकता है उनका पालन ना भी करे कोई चल, जैसे कि मान लीजिए पुरुष अगर कोई पूजा पाठ नहीं करता है, गलती कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर महिलाएं पूजा पाठ नहीं करती हैं, कोई पूजा विधि विधान करते वक्त कुछ गलतियां कर दें, तो वो एक बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है।
तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि पुरुष जो है उनको ये आप बोल सकते हैं ये सुविधा है, ये छूट है कि शायद वो कई सारे धार्मिक नियमों का, रीति रिवाजों का पालन करें या ना करें, लेकिन महिलाओं के साथ ये छूट नहीं है। महिलाओं को उन सारे धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना ही पड़ेगा और सख्ती से पालन करना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय महिलाओं को कई सारे सामाजिक मापदंडों, मूल्यों और सांस्कृतिक नियमों के खिलाफ मतलब उनका पालन करना पड़ता है और उसके खिलाफ वो नहीं जा सकती। ये आपको अब इसके कारण मैंने आपको पहले ही बता दें कि इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ पनप चुकी हैं। कई सारी तो खैर अभी समाप्त भी होंगे, जैसे कि सती प्रथा और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए भी सरकार बहुत सख्त है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी आजकल आप देखेंगे महिलाओं के खिलाफ जो होने वाली हिंसा है, चाहे वो घरेलू हो, यौन हिंसा हो, मारपीट हो, छेड़छाड़ की घटनाएं, ये कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी जो है एक दृष्टिकोण के कारण संस्कृति में हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरुषों को इस बात के लिए उकसाती हैं, पुरुषों को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वो महिलाओं के साथ जो है उनका जो है उनको निम्न करके देखें, उनको निम्न स्तर पर रखें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती है। तो अगर कोई पॉइंट से आप असहमत हो दोस्तों तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, मतलब मेरा बताने का तरीका हो सकता है गलत हो या मैं सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहा हूँ, तो माफ़ करिएगा। मेरा बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का प्रयास करिएगा। एक चीज़ और भी है कि समय के साथ चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अभी बनी है, बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया है। अभी महिलाओं को भी अवसर देने के लिए आप सरकार, समाज और इवन घर परिवार पर भी काफ़ी दृष्टिकोण में बदलाव। आजकल बेटियों को भी पूरा अवसर दिया जा रहा है और इसमें बेटियों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया जा रहा, ये उनका अधिकार है और उसको बेटियों को दिया जा रहा है, जो कि एक सकारात्मक समाज के विकास की ओर हमको लेकर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के, हमारे समाज के और हमारे परिवार के विकास के लिए बहुत ही अच्छी पहल है और अच्छी सोच है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारी संस्कृति में मतलब महिलाओं को किस तरह से रखा गया। कुछ मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप ये भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक लास्ट प्रश्न देखेंगे। माफ़ करिएगा दोस्तों, वीडियो में अभी हम लोग ये करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपका पार्ट 2 में रहेगा। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।